Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to continue our part 2 of chapter number 9 from the heading Changed Lives. Previous part 1 is already uploaded. You may check from the playlist. Even I will mention the link of that video in the description box too. You may check from there also. सो लेट अस कंटिन्यू। अब तक हमने देख लिया था कि क्या क्या परिवर्तन आ रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, या जो भी डेवलपमेंट हो रहे थे धीरे धीरे चीज़ें, जैसे वो स्टीम इंजन का इन्वेंशंस या वो सब चीज़ें हमने पार्ट 1 में कवर करी थी। तो आइए लेट अस स्टार्ट। चेंज्ड लाइव्स, इन्वेंटर्स मेड पॉसिबल, यहाँ पे इन्वेंटर्स मेड पॉसिबल विद देयर टैलेंट टू ब्रिंग अबाउट रिवॉल्यूशनरी चेंजेस। तो जो इन्वेंटर्स थे उन्होंने अपने इन्वेंशंस की वजह से सोसाइटी के अंदर परिवर्तन लाए, वो पूरा क्रांतिकारी रेवोल्यूशन ले आए, क्योंकि लोगों का अब जो मेहनत करने का तरीका था वो इजी होने जा रहा था। Rich individuals invested their money in the industries to get huge profit, so their money would multiply। और जो रिच इंडिविजुअल्स थे, अमीर व्यक्ति थे, वो अपना पैसा फैक्ट्रियों में इन्वेस्ट करते थे ताकि वो क्या कर सके, बहुत बड़ी संख्या में मुनाफे को कमा सकें। इनकम्स, सर्विसेज, नॉलेज एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इंक्रीज ड्रामेटिकली। और जब मशीनों का इन्वेंशन होना शुरू हो गया था तो जो प्रोडक्टिविटी थी, उत्पादकता की क्षमता थी, वो भी क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। ये तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे मशीनें आएंगी तो जो इंसान के एफर्ट्स हैं वो कम होते हैं और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इट मेनली इफेक्टेड द एनवायरनमेंट ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और देखिए जितनी ज़्यादा मशीनें होंगी प्रकृति को नुकसान भी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि मानव के पास अब ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी रिसोर्सिस को एक्सप्लॉइट करने की, जो नेचर के नेचुरल रिसोर्सिस है। तो ये भी एक चैलेंजिंग सिचुएशंस कई बार बन जाती है कि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन बीइंग प्रकृति का एक्सप्लॉइटेशन भी उतना ज़्यादा करता है। People had to move to new places, resulted overpopulation and also their working condition was worst in factories। तो कई बार क्या होता है, लोग माइग्रेट करते हैं जैसे रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ, ताकि वो ज़्यादा पैसा कमा सके और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो सके, बढ़ सके। पर कई बार जब शहरों में ओवर माइग्रेशन हो जाता है तो उसका इफेक्ट नेगेटिव पड़ता है शहरों के लोगों पे भी और गाँव के लोगों पे भी, क्योंकि जो गाँव के लोग ये सोच के गए थे कि शहरों में कि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा या इम्प्रूवमेंट होगा, वो सब नहीं हो पाता। द नंबर ऑफ सिटीज़ इन इंग्लैंड विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 50,000 ग्रू अप टू 750 to 29 इन 1850। ठीक है, 2 मिलियन तक पहुंच गई थी 50,000 से। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन क्या होती जा रही थी, उनकी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लोग माइग्रेट बड़ी संख्या में कर रहे थे इंग्लैंड के अंदर। इवन आज आप देख लो, इंडिया के बहुत सारे अर्बन पॉपुलेटेड सिटीज़ ऐसे हैं जो ओवर क्राउडेड है, जो दूसरे एरिया से आए हुए लोग रह रहे हैं जहाँ पर, जिसकी वजह से लोकल लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि स्ट्रगल बढ़ जाता है ना इनकम जनरेशन का या सस्टेन ऑफ लाइफ का। तो इस वजह से लोकल लोगों की लाइफ पे भी उसका क्या पड़ता है, डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। पॉपुलेशन वाज increasing but there was lack of provisions of adequate housing, sanitation और clean water। तो देखिए जनसंख्या तो बढ़ती जा रही थी, पर सरकार या इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी कि हम पर्याप्त मात्रा में सबको हाउसिंग, सैनिटाइजेशन और क्लीन वाटर दे सकें। क्योंकि देखिए हम जानते हैं धरती पे संसाधन लिमिटेड है और पॉपुलेशन अगर बढ़ती जाएगी तो स्ट्रगल बढ़ेगा लोगों के बीच में ज़रूरतों को पूरा करने का। तो कुछ की ज़रूरतें पूरी होंगी और कुछ की नहीं होंगी। न्यू कमर्स वर फोर्स्ड टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स इन द कंजेस्टेड एरियाज। तो क्या होता है, कई बार जब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, लोग माइग्रेशन कंटिन्यू रखते हैं रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की तरफ, तो क्या होने लगता है, झुग्गी झोपड़ीज या स्लम्स बनने शुरू हो जाते हैं। फिर वो ओवर क्राउडेड भी हो जाते हैं, जैसे इंडिया के अंदर स्लम है, आप जानते हो धारावी मुंबई के अंदर, आप उसके बारे में यूट्यूब पे देखिएगा। तो वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि आसपास के राज्यों के लोगों ने वहाँ माइग्रेशन किया है, किस लिए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। पर एक बात याद रखिएगा, देखिए जब हम कहीं माइग्रेट करके जाते हैं दूसरी जगह और वी आर मतलब कि लेस एजुकेटेड और लाइक दैट, तो
ये जो चांसेस होते हैं कि हम बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी पाएंगे, वो ठीक है, हम ज़्यादा कमाने लगेंगे, पर वहाँ पे एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा और इतनी इनकम नहीं हो पाती कि हम सेविंग्स करके फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करके ग्रो कर सकें। तो माइग्रेशन तभी करना चाहिए जब ज़्यादा चांसेस हों। तो वही पढ़ रहे थे हम। इन द कंजेस्टेड एरियाज ऑफ टाउन नियर फैक्ट्रीज वाइल द रिच पीपल एस्केप्ड बाय शिफ्टिंग देयर होम्स इन न्यू एरियाज वेयर द एयर वाज क्लीनर एंड द वाटर सेफ टू ड्रिंक। तो जो गरीब लोग होते हैं उनका स्ट्रगल या ओवर क्राउडेड हो जाते हैं स्लम्स, पर अमीर लोग अपने घर कहीं और बना लेते हैं क्योंकि उन पर तो पैसा है, वो ज़मीन खरीद के कहीं और बना लेंगे और अच्छा जीवन जीना शुरू कर देंगे। द वर्कर्स। A survey in 1842 revealed that the average lifespan of a worker was lower than that of the people in cities। देखो, शहर में जो एक अच्छा अमीर व्यक्ति रह रहा है उसके मुकाबले उस वर्कर की उम्र कम होगी। क्यों? क्योंकि वो पॉल्यूटेड एरिया, मतलब फैक्ट्री में काम कर रहा है सारा दिन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है, और अमीर तो अच्छे से जीवन जी रहा है। इट वॉज 15 ईयर्स इन बर्मिंगम, 17 ईयर इन मैनचेस्टर, 21 ईयर इन डेरबे। इतना ज़्यादा फ़र्क था, बताओ, 15 साल का बर्मिंगम में और 17 साल का मैनचेस्टर में। क्योंकि अमीरों के लिए तो आप जानते हो सब चीज़ें जनरली अवेलेबल होती है ना, जो भी उनको चाहिए होता है ज़रूरत का। मोर पीपल डाइड एट देयर यंग एज इन द न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़। तो जो नए औद्योगिक शहर पनप रहे थे इनमें बहुत सारे जवान लोगों की मृत्यु हो जाती थी क्योंकि लाइफ स्पैन कम था, हेल्थ फैसिलिटीज़ पुअर थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुअर था, सैनिटाइजेशन पुअर था। तो जो लोग थे वो बड़ी संख्या में क्या हो रहा था, उनका मृत्यु हो रहा था। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन कुड नॉट सर्वाइव बियॉन्ड द एज ऑफ 5। और आधे बच्चे तो ऐसे थे जो 5 साल की उम्र भी नहीं मतलब पूरी कर पाते थे। इतना ज़्यादा मतलब हेल्थ स्ट्रक्चर हुआ था और चिल्ड्रन की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड की जाती थी। डेथ्स वर मेनली कॉज्ड बाय, और जो मृत्यु होती थी लोगों की वो किस कारण से होती थी? एपिडेमिक्स ऑफ डिजीज फ्रॉम वाटर लाइक क्लोरा, टाइफाइड, और बाय द एयर लाइक ट्यूबरक्लोसिस। इन सब बीमारियों से वहाँ पे लोगों की मृत्यु हो जाती थी क्योंकि सैनिटाइजेशन की अभी हमने पढ़ा जो व्यवस्था थी वो बहुत पुअर थी। मोर देन 31,000 पीपल डाइड फ्रॉम एन आउटब्रेक ऑफ क्लोरा इन 1832 में 31,000 लोगों की मौत हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरा। Until late in the 19th century, municipal authorities were not observing these dangerous condition of life and the medical knowledge to understand and cure these disease was unknown। तो जो लोकल चीज़ें थी या इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया था कि हम क्या कर सके इस डिजीज़ से लोगों को क्योर कर सके, उनका इलाज कर सके, उनको वक्त पे दवाइयाँ दे सके, पर ये व्यवस्था उस टाइम तक स्थापित नहीं हो पाई थी। वुमेन्स, चिल्ड्रन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो चिल्ड्रन ऑफ द रूरल पीपल हैड ऑलवेज वर्कड एट होम और इन द फार्म अंडर द वॉचफुल आई ऑफ पेरेंट्स और रिलेटिव। तो जो बच्चे होते थे या तो वो घर में काम करते थे या फिर वो खेतों में काम करते थे या फिर मतलब वो जहाँ पे भी काम करते थे उनके पेरेंट्स की उन पे क्या रहती थी, नज़र। वुमेन आल्सो वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन फार्म वर्क, reared livestock, gathered firewood and spun yarn on spinning wheels in their home। तो जो महिलाएं होती थी वो खेतों में भी काम करती थी, पशुओं को भी चराती थी और उनकी भी केयर करती थी, फायरवुड लकड़ियाँ भी इकट्ठी करती थी घर के लिए, चूल्हे के लिए, और धागा भी बनाती थी घर में। दे वर्कड लॉन्ग टाइम इन सिल्क, और सिल्क बनाने में भी वो बहुत समय खर्च मतलब अपना लगाती थी। लेस मेकिंग, जूते का फीता होता है ना, लेसिस, वो बनाने में। नीटिंग इंडस्ट्रीज एंड मेटल इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के साथ इन फैक्ट्रीज में काम करने भी वो जाया करती थी। ठीक है। अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और पनिश्ड इन केस ऑफ एनी मिस्टेक, और अगर कोई गलती हो जाती थी उनसे तो फिर उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा सज़ा भी मिलती थी, उनके बच्चों को या उन महिलाओं को। देखिए मजबूरी थी। अब आप कहोगे कि अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी तो फिर क्यों जाती थी? क्योंकि देखिए कई बार सर्वाइवल के लिए इंसान को कार्य करना पड़ता है, चाहे वर्किंग कंडीशंस पुअर ही क्यों ना हो। मोस्टली प्रिफेयर टू एम्प्लॉय वुमेन्स एंड चिल्ड्रन एज दे वर लेस एजिटेटेड अबाउट देयर पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड वर्क फॉर लोअर वेजेस। और क्या होता था, अधिकतर जो कंपनियां होती थी वो इन महिलाओं को या बच्चों को प्रिफेयर करती थी काम करवाने के लिए, क्योंकि एक तो ये आंदोलन नहीं करेंगे, उनका ऐसा मानना था,
दूसरा, ये कम में काम कर लेंगे, मतलब अगर मेल को बुलाएंगे वो ज़्यादा दिहाड़ी मांगेगा, फीमेल कम में काम कर लेगी, बच्चों को कम तनख्वाह दे देंगे। तो ये फ़ायदा उठाते थे इस चीज़ का फैक्ट्री वाले। Children were often employed in textile factories because they were small enough to move between tightly packed machineries। तो क्या होता था, अधिकतर वो टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करते थे क्योंकि वहाँ इन बच्चों को मतलब फैक्ट्री के अंदर काम कराने में आसानी रहती थी। चिल्ड्रन हैड टू वर्क लॉन्ग आवर, इन पे घंटों काम करवाया जाता था। इवन संडे को भी इन पे मशीनों की सफाई करवाई जाती थी। देखिए एक बार ज़रा इस चीज़ का एनालिसिस करके देखिए कि कैसे एक बच्चा इतना ज़्यादा एफर्ट मतलब कि कार्य कर रहा होगा, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है क्योंकि आज भी बहुत सारे चिल्ड्रंस की यही सिचुएशन है। मैनी टाइम्स देयर हेयर स्टक इन द मशीन और क्रश्ड देयर हैंड्स, कई बार उनके हेयर मशीन में फंस जाते थे या हाथ क्रश कर मतलब मशीन के अंदर आ जाते थे, और कुछ की तो मृत्यु भी हो जाती थी बच्चों की, ठीक है ना, ड्यू टू स्लीपिंग बिकॉज दे वर टू मच टायर्ड। क्योंकि बच्चा ही तो है, कितना काम करेगा, अब उस पर इतना ज़्यादा काम करवाते थे तो वो थक जाता था, और कई बार अगर वो मशीन के पास ही सो गया या कुछ हो गया तो कोई अनहोनी हो जाती थी उस बच्चे के साथ। The owners of coal mine use children to reach deep coal faces or those where the approach path was too narrow for adult। तो जो ये कोयल माइन थी, कोयले की खदानें थी, यहाँ पे बच्चों का उपयोग इसलिए किया जाता था क्योंकि जो अगर खुदाई के अंदर बच्चों को भेजना होता था, जो जहाँ पे एक अडल्ट नहीं जा सकता था छोटे होल्स में, तो वहाँ पे इन बच्चों को अंदर भेज दिया जाता था इनकी लाइफ के साथ रिस्क पे, ठीक है। तो देखिए कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशंस था, मतलब बच्चों की लाइफ में कितना स्ट्रगल था उस टाइम। यंगर चिल्ड्रन वर्कड एज trappers who opened and shut doors as the coal wagon traveled through mines or carried heavy load of coal on their back as coal barrier। तो जो यंग बच्चे होते थे, जवान बच्चे होते थे, या तो वो कोयला ढोते थे अपनी पीठ पर, या फिर गेट खोलना बंद करना, या इस तरह के काम जो वैगन के अंदर होते थे, या माल डिब्बा जो होता था उसके गेट खोलना बंद करना, या लोड कराना, अपनी कमर पे कोयला ढोना, जो यंग चिल्ड्रन थे वो ये काम करते थे। The evidence from British factory record reveals that about half of the factory workers had started work when they were less than 10 years। बताओ। और ये जो प्रूफ ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री के एविडेंस रिकॉर्ड से मिलते हैं कि आधे से ज़्यादा वर्कर्स 10 साल की कम उम्र से काम, 10 साल की कम उम्र का बच्चा क्या होता है, खिलौने से खेलता है, पर वो बच्चा वहाँ फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा है उसको, बताइए। और 28% ऐसे थे जो 14 साल से कम थे। अब मैं यहाँ पे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात बता दूँ, आर्टिकल 24 की, जहाँ पे ये है कि 14 साल से कम के बच्चों पे काम नहीं करवाया जा सकता। राइट टू एजुकेशन एक्ट भी पास किया भारत सरकार ने 2009 में, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन मैंडेटरी की, और आर्टिकल 21 का पार्ट ए, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन है, और इवन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है माता पिता की, है कि बच्चे को पढ़ाने भेजना है। Women had good financial independence and self-esteem from their jobs but lost their children at birth or in early childhood working under worst condition of industry। तो देखिए महिलाओं के लिए थोड़ा बहुत ठीक थी सिचुएशन क्योंकि उन्हें काम मिल जाता था, पर उनको बहुत कम उम्र में अपना बच्चा, जैसे वो भी फैक्ट्री में काम करने जा रहा है तो कई बार इंसिडेंट्स हो जाते थे, तो फिर क्या हो जाती थी, चोट वोट लग जाती थी या जान चली जाती थी बच्चों की, या जन्म देते वक्त मैटरनल मोर्टिलिटी रेट उस टाइम हाई था, जन्म देते वक्त माएँ या जो बच्चा था वो भी क्या हो जाता था उस टाइम मर जाता था, क्योंकि पुअर हेल्थ कंडीशंस थी, वो लोग वर्कर्स को कुछ मानते ही नहीं थे। All these conditions of women and children explained by चार्ल्स डिकेंस बहुत बड़े राइटर हुए हैं, इनकी एक बहुत अच्छी किताब भी है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, वो भी आप पढ़िएगा। तो चार्ल्स डिकेन, इन्होंने अपने नोवेल हार्ड टाइम के अंदर लिखा है ऑफ द हॉरर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर द पुअर, कैसे औद्योगिकीकरण पुअर्स के लिए एक डर था, एक खतरा था एक तरह का, क्योंकि देखिए अमीर तो अपना पैसे कमा के चला जाता है, जो सफरिंग्स जो पीड़ा या जो नुकसान उठाया वो उस गरीब व्यक्ति ने उठाया जिसने उस फैक्ट्री में काम किया था, क्योंकि अमीर तो एसी में बैठ के अपने पैसे ले गया।
प्रोटेस्ट मूवमेंट, विरोध आंदोलन, अब इनके खिलाफ विरोध भी हुए इन चीज़ों के, क्योंकि वर्कर्स भी कब तक सहेंगे जब अपनी सामने आंखों के सामने इस तरह की चीज़ें होते देखेंगे, तो हर व्यक्ति की सहने की सीमाएं होती हैं। During the French Revolution, the movement of liberty, equality and fraternity showed the possibility of collective mass action in creating democratic institution and to control the price of hardship। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये आइडिया आया आज़ादी का, इक्वालिटी का, फैटर्निटी का, ठीक है। तो जी, और ये कैसे हो पाया मुमकिन, आपने देखा भी होगा 10th क्लास की हिस्ट्री की बुक में, आपकी पहले ही चैप्टर पे, पहले पेज पे फ्रेडरिक सोरियो ने एक पेंटिंग बना रखी थी, अगर आपको याद हो। तो उस पेंटिंग में आपने देखा होगा वो लोग झंडे लेके आ रहे हैं उसके स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। तो ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं, तभी परिवर्तन आ सकता है जब सभी लोग एक साथ आएँ। और अगर लोग ये सोचेंगे कि उसका नुकसान हो रहा है तो मेरे को क्या परवाह, तो फिर परिवर्तन कभी नहीं आ पाएगा। In England, movements were increasingly against the worse working conditions in factories and also they were struggling for right to vote। तो इंग्लैंड के अंदर जो अधिकतर मजदूर थे, एक तो वो फैक्ट्री में पुअर वर्किंग कंडीशन के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, दूसरा वो राइट टू वोट, वोट मांग डालने का अधिकार चाहते थे। क्योंकि आप जानते हो उस टाइम एक्टिव सिटीज़न और पैसिव सिटीज़न का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा प्रीवेल करता था। आपने 10th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा एक्टिव सिटीज़न और पैसिव सिटीज़न का चार्ट। वो 30 मिलियन थे, फिर वो 50,000 को चुनते थे, फिर वो 735 नेशनल असेंबली के, फिर वो किंग और जजेस को एक्टिव सिटीजन चुनते थे। इस तरह का एक चार्ट था ना, आपकी बुक में देखा होगा आपने। The government tried to repress it by new laws that denied people the right to protest। तो गवर्नमेंट ने नए कानून पास कर दिए कि कोई भी व्यक्ति विद्रोह नहीं कर सकता। अब बताओ, तो ये गलत चीज़ है। इसी तरह इंडिया में भी एक कानून पास हुआ था, अगर आपको याद हो, 1919 का रोलैक्ट एक्ट, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हुआ था। तो इस तरह के कानून कभी भी सोसाइटी में प्रिवेल ही नहीं कर सकते, जो लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच से रोकते हैं। इसलिए तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, 6 आज़ादी है ना, तो पार्ट 1 में। द गवर्नमेंट ट्राई टू रिप्रेस, तो गवर्नमेंट ने कोशिश करी लोगों की आवाज़ दबाने की, नया कानून पास कर दिया। इंग्लैंड हैड बीन एट वॉर विद फ्रांस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 1792 से 1815 तक इंग्लैंड फ्रांस के साथ युद्ध लड़ रहा था। ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड यूरोप वाज डिक्रीज, तो इंग्लैंड और यूरोप के बीच में जो व्यापार था वो क्या हो गया, घट गया। फैक्ट्रीज वर फोर्स टू शट डाउन, फैक्ट्रीज बंद कर दी गई क्योंकि बेरोज़गारी बहुत आ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, प्राइस चीज़ों के बढ़ गए थे, ब्रेड और मीट इंक्रीज। इवन यहाँ तक भी था, अगर आपने देखा होगा उस दौरान, आपकी बुक में 10th क्लास की वो फ़ोटो था जिसमें वो अगर ब्रेड का पैकेट भी लेने जाना होता था तो वो ट्रॉली, वो बुग्गी टाइप भर के नोट ले जाने पड़ते थे, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया था। इन्फ्लेशन जब भी आता है देश में करेंसी की या मनी वैल्यू घट जाती है, और वो एक्सेस मनी सप्लाई की वजह से आता है इन्फ्लेशन देश में। पार्लियामेंट ने 1795 में 2 कानून पास किए जिसके अंदर मेड इट इलीगल टू प्रोवोक द पीपल ऑफ स्पीच और राइटिंग टू हेटेड ऑफ द किंग, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट एंड द बैन्ड अनऑथराइज्ड पब्लिक मीटिंग फॉर देन 50%। तो वहाँ की पार्लियामेंट ने 2 कानून पास किए और उसमें इलीगल मतलब कि भड़काना या नफ़रत की स्पीच देना या राजा के खिलाफ बोलना, उस सब को बैन कर दिया। और अनऑथराइज्ड मतलब बिना परमिशन के आप पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते 50 से ज़्यादा लोगों को। बट द पोअरेस्ट कंटिन्यूड अगेंस्ट ओल्ड करप्शन यूज फॉर मोनार्की एंड पार्लियामेंट, तो राजा के खिलाफ गरीबों का विद्रोह चलता रहा और पार्लियामेंट के खिलाफ भी। Member of Parliament, landowners, manufacturers and professionals were opposed to giving the working population the right to vote। तो इन लोगों का विद्रोह किया गया, लैंड ओनर्स का या प्रोफेशनल्स का। क्यों? क्योंकि ये लोग कभी भी जनता को राइट टू वोट या अच्छी वर्किंग कंडीशंस देना नहीं चाहते थे। दे सपोर्टेड द कॉर्न लॉ विच प्रिवेंटेड द इम्पोर्ट ऑफ चीपर फूड अंटिल प्राइसेस इन ब्रिटेन हैड राइजन टू अ सर्टेन लेवल। इन लोगों ने सपोर्ट किया कि कॉर्न लॉ का, कि जब तक के इंपोर्ट ना किया जाए सस्ते फूड का, तब तक अंटिल प्राइसेस इन ब्रिटेन हैड राइजन टू अ सर्टेन लेवल, जब तक प्राइसेस उस लेवल तक ना पहुंच जाए। मतलब महंगाई की भी सीमाएं तय कर रखी थी इन लोगों ने। बताओ कि अगर उस रेट पे पहुंच गया तो हम इंपोर्ट कर लेंगे सस्ते उस पर, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो इन गरीबों का खून चूसते रहेंगे। ये पॉलिसी थी इन लोगों की।
देयर वर ब्रेड ऑफ और फूड रियोट्स थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम दी 1790 ऑनवर्ड्स। और देखो पूरे देश के अंदर दंगे होने लगे, किस लिए? ब्रेड के पैकेट के लिए या फूड के लिए। क्यों? क्योंकि लोगों को देखो एक तो काम नहीं मिल रहा है और दूसरा क्या है चीज़ें कि उनके स्ट्रगल क्या होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। एक तो चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, ऊपर से वर्किंग कंडीशन पुअर है, विद्रोह नहीं करने दे रहे हैं, तो फिर वो इंसान क्या करेगा अंत में आके? मतलब कि एक बहुत बड़े स्केल पे रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश करेगा। स्टॉक ऑफ ब्रेड वर सीज्ड एंड सोल्ड एट एन अफोर्डेबल प्राइस। तो ये क्या करते थे? ब्रेड्स के पैकेट के जो स्टॉक होता था उसको सीज कर लेते थे और अफोर्डेबल प्राइसेस पे उनको बेचते थे। ये एक अच्छी चीज़ थी। अभी इन लोग जब इनको दिख गया है कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, तो फिर ये अपने आप ही चीज़ों के सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अब उस सॉल्यूशन में कई बार क्या होता है कि फिर इंसान गलत तरीका भी अपना लेता है, जैसे इन लोगों ने अपनाया कि भाई चलो जो लोग स्टॉक लगा रहे हैं अपने पास उनसे स्टॉक छीन के और अफोर्डेबल प्राइस पे हम अपने भाइयों को क्या करेंगे या अपने आसपास के जो मज़दूर हैं उनको देंगे। ये एक ठीक भी तरीका था। जब सरकार नहीं करने को कुछ तैयार है तो फिर ये लोग आपस में खुद से कुछ करेंगे। सच रियोट्स वर कंटिन्यूड अंटिल द 1840s और 1840 तक ये चीज़ें चलती रही वहाँ पे। अनदर कॉज ऑफ हार्डशिप वाज नोन एज एनक्लोजर बाय विच फ्रॉम द 1770s हैड बीन मर्ज्ड इनटू लार्ज वन ऑफ पावरफुल लैंडलॉर्ड। तो अब उन्होंने इस तरह के कानून पास कर दिए कि जो छोटे किसान थे उनको बड़े लैंडलॉर्ड्स में मिला दिया। अब वो बेचारा छोटा किसान जिस पे 1-2 बीघे ज़मीन थी वो बेचारा अपने काम से भी गया, क्योंकि बड़ा लैंडलॉर्ड तो आप जानते हो उस छोटे किसान का कभी भला तो करेगा नहीं, अपने फ़ायदे की बात करेगा। पुअर रूरल फैमिलीज अफेक्टेड बाय दिस डिमांड टू गिव दैम जॉब इन इंडस्ट्रियल वर्क। तो इससे क्या हुआ, जो गांव में रहने वाले परिवार थे उनके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा और उन लोगों ने डिमांड करी कि हम लोगों को फैक्ट्रियों में नौकरियां दो, नहीं तो हम लोग अपना गुजारा कैसे करें? बताओ, आप लोगों ने हमारी ज़मीनें भी छीन ली और दूसरा चीज़ों के रेट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हम लोगों के पास रोज़गार नहीं है, तो हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? बात तो इन पुअर रूरल फैमिलीज़ की भी ठीक थी। बट द इंट्रोडक्शन ऑफ, अब फैक्ट्रीज वालों ने क्या किया? मशीनें ले आए। देखो एक बात याद रखना, मैं मानता हूँ मशीनें आती हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं, पर दूसरी तरफ आप ये भी तो सोचो कि कितने सारे लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट चला जाता है उसकी वजह से। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनों की वजह से कॉटन इंडस्ट्री में अब वो धागा बनाने के लिए वेवर्स की ज़रूरत नहीं थी, उनको काम से निकाल दिया। दूसरी तरफ चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, फूड जैसे स्टफ़ हो गए उनके चीज़ों के रेट, तो गरीब के लिए तो हर तरफ से खाई खुदी हुई थी, वो बेचारा कैसे सर्वाइव करता है ऐसी सिचुएशन में? तो देखिए जो मार्क्सिस्ट कहते हैं, कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी है उसके अंदर उन्होंने यही कहा है कि जब पीजेंट्स की सीमाएं पार हो जाएंगी सहन करने की, फिर वो सत्ता पलट करेंगे, विद्रोह करेंगे, और यही यहाँ पे हुआ है। From the 1790s, these weavers began to demand a minimum wages which was refused by the parliament। तो देश के अंदर मिनिमम वेजेस की बात कर रहे थे। मिनिमम वेजेस होती है कि पर घंटे की कमाई सरकार इतनी, मतलब कि इतना तो हर व्यक्ति को मिलेगा ही मिलेगा, प्राइवेट वाला देगा ही देगा, सरकार तय करती है। जैसे अमेरिका के अंदर है 13 या 14 डॉलर है पर आवर, इस तरह से हर कंट्री में अलग अलग है। हमारे यहाँ मिनिमम वेजेस तय नहीं है। तो इस तरह से उन लोगों ने डिमांड करी कि भाई ताकि हमारा भविष्य क्या किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। और देखिए डिमांड, एक मजदूर आदमी की डिमांड क्या होती है कि उसको वर्किंग कंडीशन ठीक मिले, पैसा टाइम पे मिले, और तो कोई वो हीरे जेवरात तो मांग नहीं रहा है। तो बात तो इन मजदूरों की ठीक है भाई, कोई ये तो कह नहीं रहे हैं कि राजा या अमीर व्यक्ति हम तेरे बराबर में बैठेंगे, अपना हक ही तो मांग रहे हैं। इसलिए इंडिया में लेबर लॉज बनाए गए हैं ताकि कैपिटलिस्ट लोग लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना कर सकें। When they went on strike, they were dispersed by the force। और जब भी वो धरना देते थे वर्कर्स तो आर्मी आ जाती थी, पुलिस फोर्स आ जाती थी और उनको तितर बितर टाइप लाइक कर देती, भगा देती थी डरा धमका के। In aggression, cotton weaver destroyed the power looms which they believed and had destroyed their livelihood। तो अब गुस्से में आके वेवर्स ने वो बेचारे क्या करें, उन्होंने अपने पावर लूम्स बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रियों में मशीनें आ गई तो अब इन लोगों की ज़रूरत है नहीं। अब पावर लूम्स बंद होने के बाद इनका रोजगार पूरी तरह से ख़त्म हो गया। शेयरिंग फार्म्स वर destroyed by croppers
who had traditionally shared ship by hand after the introduction of new machine। तो जो शेयरिंग होती थी चीज़ों की वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई और लोग बस अब अपने में अपना भले की बात करने लगे कि भाई कैसे सिर्फ अपनी लाइफ सस्टेन कर लें, वही बड़ी बात है, दूसरे की तो बाद में बचाने की बात होगी। इन द रियोट्स ऑफ 1830 फार्म लेबरर्स फाउंड देयर जॉब थ्रेटेंड। जो खेतों पे काम करने वाले लोग थे उन्हें भी अब खतरा लगने लग गया। फैक्ट्री वालों की तो नौकरी चली गई, अब वो खेत का किसान भी जो बड़ा ज़मींदार है वो भी इन्हें थोड़ी रखेगा, वो भी मशीनें लाएगा। तो इन्हें अपनी नौकरी पे खतरा मंडराने लग गया इन छोटे लेबरर्स को। बाय द न्यू थ्रेशिंग मशीनें आ गई नई। दे सेपरेटेड देयर ग्रेन फ्रॉम द हस्क। और ये मशीनें छिलका अलग कर देती थी और दाना अलग कर देती थी फसल का। और रियोटर्स स्मैश्ड दीज मशीन। अब इन वर्कर्स ने, इन लेबर फार्मर्स ने इन मशीनों को तोड़ दिया, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर हम इनको नहीं तोड़ेंगे फिर ये लोग हमारी नौकरियां खा जाएंगे। 9 ऑफ देम हैंग्ड। बताओ, 9 लोगों को फांसी दे दी। 450 को ऑस्ट्रेलिया की जेल में भेज दिया अपराधी घोषित करके। अरे बेचारा वर्कर जाएगा कहाँ यार, वो क्या मांग रहा है, सिर्फ अपनी दिहाड़ी बढ़ाने की बात कर रहा है या फिर वर्किंग कंडीशन को। पर देखो, एक कैपिटलिस्ट व्यक्ति सिर्फ अपने लालच के चक्कर में उसको ये भी नहीं देना चाहता, और जबकि वो वर्कर्स ही उसके लिए काम कर रहे हैं। वो देखो, एक मालिक भी तब तक मालिक है जब तक एम्प्लॉय उसके लिए काम कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉय नहीं हो गए तो फिर मालिक क्या कर लेगा खुद से। तो यहाँ पे इन कैपिटलिस्ट लोगों को समझनी चाहिए थी ये चीज़ें। द मूवमेंट कॉल्ड लुडिज्म लेड बाय द जनरल नेड लुड। दे डिमांडेड अ मिनिमम वेजेस की बात करी इन्होंने। कंट्रोल ओवर द लेबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, वर्क फॉर दोज हु हैड लॉस्ट देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ मशीनरी। इन सब लोगों के हक की बात करी। एंड द राइट्स टू फार्म ट्रेड यूनियंस, और ट्रेड यूनियन बनाने की, फॉर्म द ट्रेड यूनियन, और संगठन बनाने की भी परमिशन की मांग करी। इंडिया में भी एसोसिएशन बनाने की परमिशन आर्टिकल 19 के अंदर। सो दे कुड लीगली प्रेजेंट देयर डिमांड, ताकि वो ये अपनी डिमांड्स को, जो किसान गरीब मजदूर है वो अपनी मांगों को लीगल रूप में रख सके, इसलिए वो संस्था भी बनाना चाहते थे। अपनी मांग बिल्कुल जायज़ है सारी। इन अगस्त 1819 80,000 people gathered peacefully at St. Peter's Field in Manchester to claim democratic rights of political organization of public meetings and of the freedom of the press। इन सब चीज़ों की मांग करने के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता, पब्लिक मीटिंग्स की स्वतंत्रता, रोक थी ना, 50 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो 80,000 लोग इकट्ठे हुए, बहुत बड़ा है संख्या, 80,000 लोग एक साथ एक चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर दे वर सप्रेस्ड ब्रूटली। पुलिस ने, आर्मी ने बहुत बुरी तरह बजाया उन पे। इन वाट बिकेम नोन एज द पीटरलू मैस्करे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पीटरलू मैस्करे। तो अगर आएगा तो ये लिख देना कि 80,000 लोग इकट्ठे हुए थे सेंट पीटर्स फील्ड में और डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कर रहे थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, पब्लिक मीटिंग्स के राइट्स की बात, वो सब लिख देना। ठीक है। बिकम नोन एज द पीटरलू मैस्करे एंड द राइट दे डिमांडेड वर डिनाइड। और जो वो अधिकार मांगने की बात कर रहे थे वो सब मना कर दिया गया कि कोई अधिकार नहीं मिलेगा, भागो यहाँ से। बाय द 6 एक्ट, और 6 कानून पास किए उसी साल संसद ने, ताकि हम ये लोग वर्कर्स की आवाज़ को दबा सकें। आफ्टर पीटरलू द नीड टू मेक द हाउस ऑफ कॉमन्स मोर रिप्रेजेंटेटिव वाज रिकॉग्नाइज। तो हाउस ऑफ कॉमन बना इंग्लैंड में ताकि जनता का रिप्रेजेंटेशन हो। वाज लिबरल पॉलिटिकल ग्रुप, बाय द लिबरल पॉलिटिकल ग्रुप के द्वारा इसकी मांग उठने लगी हाउस ऑफ कॉमन्स की। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है ना, इनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है। Laws were passed in 1819 prohibiting the employment of children under the age of 9 in factories and limiting the hours। तो जो भी बच्चा 9 साल से कम का है वो फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, ये कानून पास हुआ। और 9 से 16 साल के बच्चे सिर्फ 12 घंटे ही काम। अब बताओ 12 घंटे थोड़े होते हैं, एक दिन में उस बच्चे से काम करवा रहे हैं 12 घंटे। बट दीज लॉज वर्क, पर इन कानूनों को इम्प्लीमेंटेड ये सही से नहीं हुआ, क्योंकि कौन फैक्ट्री वाला इनको मानने को तैयार होगा और ये कहेगा कि हाँ ठीक है भाई बच्चों पे काम नहीं करवाएंगे। बच्चे तो उसके फ्री में पढ़ रहे हैं उसको लगभग, तो वो तो उनको करवाएगा जब देश की सरकार ही करप्ट थी वहाँ की। आफ्टर इंटेंस प्रोटेस्ट बाय वर्कर इन 1833 एन एक्ट वाज पास्ड दैट चिल्ड्रन अंडर 9 ईयर्स टू बी एम्प्लॉयड ओनली इन सिल्क फैक्ट्रीज। अब बताओ, फिर वर्कर ये कानून पास हुआ 1833 में कि 9 साल से कम के बच्चे सिर्फ सिल्क फैक्ट्री में काम करेंगे। लिमिटेड द हावर्स फॉर, और उन बच्चों के लिए घंटे बिताएगा। 9 साल के बच्चे को ये कह रहे हैं कि वो फैक्ट्री में काम करेगा, ये कानून पास हो रहे हैं।
गवर्नमेंट आल्सो अपॉइंटेड नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इंस्पेक्टर्स बनाए गए और ये कानून भी पास हुआ कि तुम लोगों की जिम्मेदारी है इस कानून को। अब ये फैक्ट्री इंस्पेक्टर क्या करते होंगे, फैक्ट्री में जाते होंगे, बाबूजी कहते होंगे पैसे दे दो और वो उनसे ले लेते होंगे। ब्रिटेन के अंदर ऐसा ही हो रहा होगा ये। दीज एक्ट अप्लाई टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बट नॉट टू द माइनिंग इंडस्ट्री। पे ये कानून नहीं था। माइनिंग में वो बच्चा काम कर सकता है 9 से कम का, देखो अब कमाल की बात। तो कानून बनाना ठीक है, कानून के लूप होल्स को भी दूर करना जरूरी है पहली चीज़। अब ये कानून बना रहे हैं, साथ में तोड़ने का तरीका भी साथ में ही जोड़ रहे हैं। द माइंस कमीशन ऑफ 1842 सेटअप बाय द गवर्नमेंट के द्वारा माइंस कमीशन बनाया गया, रिवील्ड दैट वर्किंग कंडीशन हैड बिकम वर्स। तो इसने बताया कि माइंस में वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब हैं, बिकॉज मोर चिल्ड्रन हैड पुट टू वर्क, क्योंकि कोयल माइंस में अब ज़्यादा बच्चे काम करने लगे, क्योंकि उधर तो नियम लगा दिया ना टेक्सटाइल वाले में। दीज माइंस एंड कोलिरीज एक्ट ऑफ 1842 बैन्ड चिल्ड्रन अंडर 10 एंड वुमेन फ्रॉम वर्किंग अंडरग्राउंड। तो ये कानून पास हुआ है, चलो ये भी अच्छी चीज़ है। बच्चों को बैन कर दिया कि वो अगर 10 साल से कम के माइंस में काम नहीं करेंगे, और महिलाएं भी नहीं अंडरग्राउंड जाके काम करेगी माइंस में। ये एक अच्छी चीज़ है। पर एक बात बताओ, दूसरी चीज़ यहाँ ये भी तो आएगी, फिर वो लोग अपना पेट कैसे भरेंगे? उनके सस्टेन ऑफ लाइफ के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। कानून बना के उनके काम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अच्छी बात है कि भाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं थी और वो बच्चा काम करने के एज में भी नहीं है। पर उसको फूड तो दो फिर, और रोजगार के साधन तो दो, ताकि वो अपनी लाइफ सस्टेन कर सके। Finally, in 1847, two bills enforced. First was 10-hour bills was passed and ensured to 10-hour day for a male worker, सिर्फ 10 घंटे काम करेगा। और सेकंड कानून था फिल्डर्स फैक्ट्री एक्ट, दैट चिल्ड्रन अंडर 18 एंड वुमेन शुड नॉट वर्क मोर देन 10 आवर्स। तो जो भी 18 साल से नीचे का बच्चा है फैक्ट्री के अंदर या कोई महिला है, वो 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगी। ये एक अच्छी चीज़ है। दीज लॉज वर टू बी एनफोर्स्ड बाय फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स की जिम्मेदारी है इन कानूनों को लागू करने की। द इंस्पेक्टर्स हैड लेस सैलरी। अब उनकी तनख्वाह कम है तो वो आप समझ गए होंगे क्या ले लेते होंगे, ब्राइब, रिश्वत फैक्ट्री मैनेजर से। और पेरेंट लाइड अबाउट द रियल एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स भी मजबूर थे अपने बच्चों की सही उम्र बताने के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर घर कैसे चलेगा। देखो, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों पे काम करवाना नहीं चाहता, ये हम भी समझते हैं। पर कई बार क्या होता है, मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेज पाते पढ़ने। वही उन वर्कर्स के साथ था, वरना पेरेंट्स तो हर पेरेंट्स चाहता है कि भाई उसका बच्चा लाइफ में आगे बढ़े। द डिबेट ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड एक्चुअली बीन वेरी स्लो प्रोसेस, नॉट गुड टू कंसिडर अ रिवोल्यूशन। तो हम इसे रिवोल्यूशन नहीं कह सकते, क्योंकि एक बहुत स्लो प्रोसेस था और वर्कर्स के हित में ही नहीं था। Until starting of the 19th century, large region of England remained untouched by factories or mines, and therefore the term industrial revolution was regarded as inaccurate. तो क्या था, 19वीं शताब्दी तक ब्रिटेन के अंदर फैक्ट्री सिर्फ कुछ इलाके में थी, पूरे ब्रिटेन में या इंग्लैंड में नहीं थी। तो हम इसको रिवोल्यूशन कैसे कहें? रिवोल्यूशन तो वो होता है जब जिसमें पूरा परिवर्तन आए, पर यहाँ तो अधूरा था। फैक्ट्रीज कुछ बड़े शहरों में ही लग रही थी। इंडस्ट्रीज वाज मेनली कहाँ थी? मैनचेस्टर, बर्मिंघम एंड और न्यू कैस्टले, इन इलाकों में सिर्फ इंडस्ट्री थी। तो फिर हम इसको रिवोल्यूशन नहीं कह सकते। द इम्प्रेसिव ग्रोथ ऑफ कॉटन टेक्सटाइल दैट डिपेंडेंट ऑन द रॉ मटेरियल्स ऑन सेल अब्रोड, स्पेशली इंडिया से रॉ मटेरियल आता था कॉटन के लिए, और दूसरी जो देश था जिससे यूएस से इम्पोर्ट कर वो ब्रिटेन इम्पोर्ट करता था, उसका नाम था यूएसए। और इंडिया से तो आप जानते हो इसने सुएज कैनाल भी बनाई थी 1869 में। द रैपिड ग्रोथ इन ब्रिटेन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम द 1780s बिकॉज ऑफ ट्रेड विद नॉर्थ अमेरिका। तो व्यापार की मांग बढ़ने लगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में डिमांड बढ़ गई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद अ ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंट्रीज वेल्थ इन कैपिटल फॉर्मेशन और बिल्डिंग infrastructure and installing new machines, and with rising the levels of efficient use of these facilities and with rising productivity। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? जब नई मशीनें आए, वर्किंग कंडीशन सुधरे, लोगों की वेजेस बढ़े, देश में प्रोडक्शन बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, कैपिटल फॉर्मेशन हो, ठीक है ना, और नई मशीनें आए, तो उस सब को क्या बोला जाता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हम ब्रिटेन को पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेड नहीं कह सकते, क्योंकि आप जानते हो वर्किंग कंडीशंस क्या थी, बहुत ज़्यादा पुअर थी। The technical progress was not limited to these branches but was seen in other branches too, like agriculture, processing and poetry।
पोट्री, इन सब में भी क्या था, इन मशीनों का उपयोग होना तेज़ हो गया था, जिसकी वजह से लोकल लोगों का हैंडीक्राफ्ट जो था या जो लोकल लोग खेती कर रहे थे लेबरर्स का यूज करके वो भी घट गया, जिससे लेबर लोग या पोर्टर्स लोग बेरोज़गार हो गए। तो उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो क्या हो गया, घट गया। ब्रिटिश ग्रोथ में हैव बीन फास्टर आफ्टर 1815 के बाद ब्रिटिशर्स की तरक्की ज़्यादा तेज़ी से हुई। हिस्टोरियंस हैव पॉइंटेड टू द फैक्ट दैट फ्रॉम 1760s टू 1815 ब्रिटेन ट्राई टू डू टू थिंग्स साइमल्टेनियसली टू इंडस्ट्रियलाइज एंड टू फाइट वॉर्स इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड इंडिया। इट में पॉसिबली हैव फेल्ड विद वन। तो क्या था, ब्रिटेन के अंदर दो पॉलिसी एक साथ चल रही थी। एक तो ब्रिटेन अपने यहाँ फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लगा रहा था, दूसरी पॉलिसी की दुनिया में युद्ध भी लड़ रहा था ब्रिटेन, जैसे वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू आप जानते हो, बफ ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, जिग, जापान, इटली और जर्मनी एक तरफ थे, अलाइड और एक्सिस। इन सब के बारे में आपने पढ़ा ही होगा वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में। तो ब्रिटेन ऐसी बात नहीं कि चालू नहीं था, चालू तो बहुत था, पर चीज़ें क्या होती हैं कई बार कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तो फिर धीरे धीरे, जैसे आपकी बुक में वो 10th क्लास में नेपोलियन की फ़ोटो थी जो उसके बैग में से पेज निकल रहे थे, तो वो टेरिटरीज धीरे धीरे खो रही थी। इसी तरह ब्रिटेन के हाथ से उसकी कॉलोनीज निकल रही थी। कैपिटल दैट वाज बोरोड वाज यूज्ड, और जो पैसा लाया जाता था देश में या उधार लिया जाता था उसको वार के लिए उपयोग किया जाता था, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए। एज मच एज 35% ऑफ द कॉस्ट ऑफ वार वाज कलेक्टेड बाय, तो 35% जो वार का खर्चा होता था वो लोगों पे टैक्स लगा के वसूलते थे। बताओ, अबे वार तुम लड़ रहे हो, लोगों को लड़वा भी तुम रहे हो और टैक्स भी उन्हीं से वसूल रहे हो। वर्कर्स वर ट्रांसफर्ड आउट ऑफ फैक्ट्रीज एंड फार्म्स टू द आर्मी, वर्कर्स को फैक्ट्री और खेतों से निकाल के आर्मी में भर्ती कर दिया ज़बरदस्ती की, लड़ो लो जाके सेना में। फूड प्राइसेस बढ़ गए, पुअर के लिए और दिक्कतें हो गई, और पुअर के लिए कंज्यूमर गुड्स खरीदना आसान नहीं रहा। In 1851, visitors did visit the great exhibitions of the at the specially constructed Crystal Palace in London to view the achievements of the British industry के achievements को देखने के लिए visitors जाते थे क्रिस्टल पैलेस में। उम्मीद है गाइस आपको चैप्टर समझ में आया होगा पूरी रूप से, और वो पार्ट 1 भी देख लेना तो और अच्छी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्वस्थ रहिए आप लोग, यही हमारी मनोकामना है। खूब लाइफ में आगे बढ़िए, मेहनत करते रहिए, इस देश की तरक्की के लिए अपना योगदान दीजिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी पॉइंट से आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है किसी की भी भावना को हर्ट करने की। चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं भी एक लर्नर हूँ, बस एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने। तो बाकी आप स्वस्थ रहिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा कि इस तरह से सर पढ़ा रहे हैं, और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। स्वस्थ रहिए स्टूडेंट्स और खूब लाइफ में आगे बढ़िए। धन्यवाद।